आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे। तो हमने कल जो है वो कैपेसिटर सर्किट पढ़ना शुरू किया था फ़िल्टर के साथ। तो उसमें हमने अब वो जो फ़िल्टर के साथ पढ़ना शुरू किया था तो रिपल फैक्टर की हमने कैलकुलेशन करनी है। लेकिन रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन कैपेसिटर फ़िल्टर के लिए करने से पहले जो रेक्टिफायर सर्किट है उसकी कैलकुलेशन का तरीका भी हमें आना चाहिए। तो वो पहले फिर मैं जो है वो डिस्कस करूँगा कि हम जो रेक्टिफायर सर्किट होता है उसके लिए किस तरह कैलकुलेशन करते हैं रिपल फैक्टर की, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर हो तो उसके लिए कैलकुलेशन का तरीका जो है वो क्या अख्तियार किया जाता है और गैमा की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है मुझे एक फ़िगर ये ड्रा करनी पड़ेगी। ये देखें, ये आपके एक्स एक्सिस हैं, ये आपके वाई एक्सिस हैं और इस तरफ आपके पास जो है वो करंट है और इस तरफ ये जो साइड है इस तरफ आपके पास वोल्टेज है। तो हमारे पास जो ग्राफ है जो आएगा ये आप देखें तो इधर से ये कोई करंट आई है और यहाँ से ग्राफ जो है वो शुरू हो रहा है और ये जा रहा है इस तरह ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें, ये हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है ये पीक टू पीक रिपल है। ये वाला जो है ये क्या, ये निचला और ऊपर वाला पीक टू पीक रिपल है हमारे पास। ठीक है, इसको आपके फिगर ए का नाम जो है वो दे लें और यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक्चुअली आईडीसी की है, यानी कि डीसी करंट की लाइन है। और जो ये पोर्शन है हमारे पास इधर इतना ये वाला, इसको हम कह देते हैं कि ये आई प्राइम के बराबर है। तो जो इंस्टेंटेनियस एसी कंपोनेंट ऑफ द करंट है या रिपल है वो आई प्राइम है। तो इंस्टेंटेनियस यानी कि हर लम्हे के ऊपर एसी कंपोनेंट ऑफ करंट, जो एसी कंपोनेंट है करंट का वो हमारे पास यानी कि जो रिपल है दैट इज़ आई प्राइम, वो आई प्राइम है जो इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट है, लेकिन हर लम्हे के ऊपर जो कंपोनेंट हमारे पास इज़ गिवन बाय फिगर ए। तो इसको हम फिगर ए से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल टू आई माइनस आई डी सी। ठीक है जी, ये आई प्राइम, ये आई और माइनस ये वाला आई डी सी, जो ये लाइन आ रही थी आई डी सी की। तो आर एम एस वैल्यू जो है ए सी कंपोनेंट ऑफ करंट की या रिपल की वो हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट ऑफ करंट और रिपल, करंट या जो रिपल है हमारे पास इज़ गिवन बाय, उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ये पहले भी हमने राइट डाउन किया था एक्सप्रेशन कि आई प्राइम आर एम एस जो है दैट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट शुरू 1/2 पाई इंटीग्रल, और इसकी लिमिट हम लेंगे 0 से 2 पाई आई प्राइम का स्क्वायर डी थीटा
और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके ऊपर ये 1/2 अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है इससे आप पहले भी फेमिलियर है, हमने ये पहले भी एक्सप्रेशन जो है इसको राइट डाउन किया। ठीक है, अब हमने ये जो आई आर एम एस है इसके अंदर आई प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आई प्राइम आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई प्राइम की जगह पर हमारे पास आई प्राइम की वैल्यू है आई माइनस आई डी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी थीटा और ब्रैकेट और उसकी पावर 1/2। यह हमें यहाँ पर आई प्राइम की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अब हमने जो है इसको ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर है इसको ओपन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये मैं फिगर जो है यहाँ से ये इसको मिटा रहा हूँ। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आई प्राइम आर एम एस के अंदर जो है वो इसको खोलें 1/2 पाई 0 से 2 पाई। आप ये इंटीग्रल जो है इसको आप ओपन कर दें तो ये क्या आ जाएगा आई का स्क्वायर माइनस 2 आई डी सी प्लस आई स्क्वायर डी सी। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास डी थीटा और यहाँ पर 1/2। अब इसको आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो आई प्राइम आर एम एस जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा माइनस 1/2 पाई 2 आई डी सी डी थीटा और प्लस 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी सी डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज 1/2। अब जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की ये जो इक्वेशन है हम इसको कह देते हैं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास इक्वेशन 1 की इज सिंपली जो है ये हमारे पास आई स्क्वायर आर एम एस वैल्यू है ऑफ द टोटल वेव, यानी कि जो टोटल साइकिल है आपका ये उसकी आर एम एस वैल्यू है। दैट इज़ यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा आई स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाली टर्म जो है ये जो फुल वेव की आर एम एस वैल्यू है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म है, आप सेकंड टर्म ये वाली जो टर्म है सेकंड, इस सेकंड टर्म को भी हम देखते हैं कि ये सेकंड टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकंड टर्म जो है 1/2 पाई 0 से 2 पाई 2 आई डी सी डी थीटा, ये हमारे पास सेकंड टर्म है ऑफ इक्वेशन 1। दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 1।
तो उसमें जो आई डी सी है और टू जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि टू आई डी सी ओवर टू पाई 0 to 2 पाई आई डी थीटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको हम बाहर ले आएंगे। तो अब 1/2 पाई 0 to 2 पाई डी थीटा जो बाई डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी थीटा, ये हमने पीछे ये कैलकुलेट किया था कि बाई डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू आई डी सी बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये आई डी सी जो है उसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी कि 2IDC ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई ये सारा जो है ये IDC के बराबर जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा, इस टर्म के साथ माइनस का साइन भी आ रहा था, तो ये माइनस का साइन भी इधर लगा लें, ये क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -I² DC ओवर पाई। सॉरी, पाई भी नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि पाई तो हमने उसके अंदर इंक्लूड कर -I² DC, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पाई भी इधर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 पाई जो है वो हमारे पास इधर ये माइनस ना लिखें। 1/2 पाई 0 to पाई आई डी थीटा जो है ये आई डी सी के बराबर है। तो ये अब इक्वेशन हमारे पास -2I² ठीक है जी, -2I² DC के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो थर्ड टर्म जो है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर वो तो पहले ही I² DC d थीटा है। तो चूंकि आई डी सी कांस्टेंट वैल्यू है, लिहाजा जो थर्ड टर्म आई डी सी स्केयर है वो भी फिर हम उसको कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि आई डी सी की वैल्यू जो है वो तो चेंज नहीं हो रही। आई डी सी जो है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट करंट को। तो अब इक्वेशन 1 की जो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 1, अब तीसरी जो है वो क्या है, 1/2 पाई 0 से 2 पाई I² DC d थीटा। अब आप देखें ये थर्ड टर्म I² DC तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आई डी सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। सो एज आई डी सी इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो अब चूंकि आई डी सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो इंटीग्रल से बाहर जो है वो निकल आएगी। तो उसका तो यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी तो कोई इंटीग्रेशन करने की इसको हमें ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि आई डी सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। देयरफॉर आप फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयरफॉर इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म। तो अब आपकी जो इक्वेशन 1 है, आपने ये तीनों टर्में इक्वेशन 1 के अंदर जो है इनको सॉल्व कर लिया है। तो अब ये तीनों टर्म जो है ये इक्वेशन 1 के अंदर, ये जो आई प्राइम आर एम एस की वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकलती है, आई प्राइम आर एम एस दैट इज इक्वल टू I² RMS। फर्स्ट टर्म का जो आंसर निकला था -2
आई स्क्वेयर डी सी प्लस आई स्क्वेयर डी सी 1/2। तो आई प्राइम आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एम एस माइनस आई स्क्वेयर डी सी 1/2। तो ये हमारे पास जो है आई प्राइम आर एम एस। अब रिपल फैक्टर गैमा जो है, द रिपल फैक्टर gamma is therefore given by। तो अब जो रिपल फैक्टर गैमा है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो है गैमा विल बी इक्वल टू आई प्राइम आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी करंट। तो आई प्राइम क्या आपके पास निकली है, आई स्क्वेयर आर एम एस माइनस आई स्क्वेयर डी सी ब्रैकेट 1/2 डिवाइडेड बाई आई डी सी। तो अब आप जो है इसको, इस इक्वेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं कि गैमा जो है हमारे पास, इसमें अगर इसको आई स्क्वेयर आर एम एस माइनस आई स्क्वेयर डी सी की पावर 1/2 और नीचे भी जो आई डी सी है इसको मैं कर लूँ कि ये आई स्क्वेयर डी सी की पावर 1/2 है। तो गैमा हमारे पास आई स्क्वेयर आर एम एस डिवाइडेड बाई आई स्क्वेयर डी सी और -1 के बराबर ये आ जाएगा 1/2 के साथ। और इसको हम लिख सकते हैं कि गैमा आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी का स्क्वायर -1 की पावर 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो आप इसकी राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब ये गैमा की वैल्यू निकल आई, तो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो फिर आई रेक्टिफायर सर्किट है, तो फिर हमारे पास जो आई आर एम एस है ओवर आई डी सी दैट विल बी इक्वल टू आई एम ओवर 2। आई एम आर एस की यही हमने वैल्यू निकाली थी, आई एम ओवर 2, और आई डी सी जो है ये हमारे पास आई एम ओवर पाई के बराबर है। तो ये आई एम से कट जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 2। तो इसके अंदर 3.14/2 आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.57, यानी कि गैमा इसके अंदर आई आर एम एस और आर की वैल्यू जो 1.17 के बराबर जो है वो निकल आई। तो फिर गैमा जो है आपके पास ये वाला गैमा, इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसकी जगह पर, तो 1.57 का स्क्वायर -1 का अंडर रूट। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.21 के बराबर। ये मैंने पहले डिस्कस की थी कि 1.21 वैल्यू जो है वो निकलती है। अब इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो अब अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर आई आर एम एस
ओवर आई डी सी जो है, इसमें आई आर एम एस जो है ये हमारे पास आई एम ओवर 2 अंडर रूट के बराबर आती है, और जो हमारे पास आई डी सी है वो 2 आई एम ओवर पाई के बराबर आती है। तो आई एम से कट गया, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई पाई ऊपर चला जाएगा और साथ में ये 2 आ जाएगा। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पाई 2/√2 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई 2/√2। ये आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू है। अब यही वैल्यू जो उठा के आप दोबारा इस इक्वेशन के अंदर, ये जो गैमा की इक्वेशन है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो गैमा पाई ओवर 2/√2 का स्क्वायर -1 की पावर 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.482 के बराबर आएगा। अब आप देख लें कि हमने दोनों वैल्यू, ये 48% है और वो 121% है। तो ये वैल्यूज़ पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, लेकिन इनको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके नहीं थे देखा, तो अब मैंने यहाँ पर इनको कैलकुलेट करके दिखा दिया। उसकी वजह यह है कि हमें आगे जो रिपल फैक्टर है कैपेसिटर फिल्टर का, हमने उसको कैलकुलेट करना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इस कैलकुलेशन का पता होना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने करनी है डिटर्मिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर फॉर ए कैपेसिटर फिल्टर विद फुल वेव रेक्टिफायर। कि फुल वेव रेक्टिफायर हमने कल पढ़ा था। अब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर भी आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले फुल वेव के साथ हम इसको स्टडी कर लें, फिर उसके बाद हाफ वेव के साथ कैपेसिटर फिल्टर जो है उसको भी हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर गैमा फॉर कैपेसिटर फिल्टर विद फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हमने रिपल फैक्टर की कैपेसिटर फिल्टर के साथ जो कल हमने स्टडी किया था, इसका ऑपरेशन तक जो है मैंने वो स्टडी आपको करवा दिया था। तो अब उसके लिए हमने जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर जो है रिपल फैक्टर गैमा जो है उसको कैलकुलेट करना है कैपेसिटर फिल्टर के लिए फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। तो इसके लिए पहले मैं फिगर जो है वो ड्रा करूँगा। उस फिगर को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस तरफ जो है हमारे पास ये टाइम है टी, ये हमारे पास टी टाइम है, और इस तरफ जो है ये हमारे पास वोल्टेज है, यानी कि वी वोल्टेज है हमारे पास। तो अब यहाँ पर जो है आप देखें कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, इधर से अगर स्टार्ट होता है तो ये एक बम्प, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा।
ठीक है, ये बम्प्स जो हैं ये हमारे पास आएंगे। तो इधर अब मैं कुछ लाइनें ड्रा करता हूँ। पहले तो जो ये पीक से गुजरेगी लाइन, ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसके मिड से भी एक लाइन जो है ये इधर से, मिड से तो नहीं, मिड से ऊपर से एक लाइन जो है वो पास करेगी। फिर एक नीचे यहाँ से लाइन होगी जो ये पास करेगी। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है इसको आप मिलाएं और इसको यहाँ से इस तरफ ले आएं, और ये पीक है, पीक को इस तरह ले आएं। तो ये ओरिजिन है, ये टाइम T1 है, यहाँ पर पाई है, ये पाई बाई 2 है। उसके बाद फिर इधर पीक है, उसके बाद ये 2 पाई है यहाँ पर। अब फिर इस जगह पर इधर पीक से, ठीक है, आप पीक जो है इसकी, इसको, इस पीक को इस थर्ड लाइन से मिलाएंगे तो इधर ये आ जाएगा T2, ठीक है। फिर यहाँ पर इस पीक से इस थर्ड लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा T3, ये पीक, ठीक है। उसके बाद फिर इस पीक से इस थर्ड लाइन को मिलाएंगे और ये आ जाएगा T4 और ये हमारे पास, ठीक है जी। ये यहाँ पर अब 3 पाई के बराबर हो जाएगा। अब इस तरफ ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो इन 3 लाइनों के दरमियान में पोर्शन है, ये है इधर से लेकर इधर तक, इसको कहेंगे आप वी गैमा वोल्टेज। ये जो लाइन आ रही है आपके पास, ठीक है, इधर, इसको आप कहेंगे कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद इस कट ऑफ से आगे यहाँ पर ये जो इस जगह पर आ रहा है इसको कहेंगे कट इन, ठीक है जी। उसके बाद जो ये 2 लाइनें हैं ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 2 लाइनें जो इनका ये है, ये वी गैमा बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो इधर से लेकर, यानी कि ये जो पूरा आपके पास पीक वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि ये जो पीक तक जा रहा है इधर तक, ये, इसको हम कहेंगे वी एम। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, यानी कि ये पीक वोल्टेज वी एम है। और इधर से लेकर ये जो यहाँ तक ये पॉइंट है और ये पीक वोल्टेज का जो पॉइंट है, ये वी डी सी के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वी गैमा बाई 2 और उसके जो नीचे है वो वी डी सी के बराबर है। तो हमारे पास ये जो है फिगर, इसको हम क्या देते हैं कि ये कोई फिगर ए है। वी गैमा जो है यहाँ पर पीक टू पीक वोल्टेज है रिपल वोल्टेज का, वी गैमा पीक टू पीक, ये पीक टू पीक वोल्टेज है हमारे पास, वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज,
ये जो रिपर वोल्टेज है ये उसकी पीक टू पीक वैल्यू है। वी एम जो है वो पीक वैल्यू है इस वेव की जो कि ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर है। वी एम पीक वैल्यू ऑफ दिस वेव, इस वेव की पीक वैल्यू है विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर है हमारे पास ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम एक्सक्यूज में वोल्टेज के। अब यहाँ पर जो वी डी सी है आपके पास, अब ये वी डी सी आप देख लें कि ये वी डी सी जो है ये वी एम, वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस वी गैमा बाई 2 के बराबर है। ये फिगर से हमें नज़र आ रहा है। इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है। उसके बाद आर एम एस वैल्यू जो है इस वेव की, आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस वेव इज गिवन बाय, वो जो आर एम एस वैल्यू है इस वेव की वो है हमारे पास वी आर एम एस वी गैमा 2/√3, ये वैल्यू है। अब वो टाइम के जिसके लिए इसको आप इक्वेशन बी जो है उसका नाम दे दें। तो अब वो टाइम के जिसके लिए डायोड जो है वो ऑफ रहता है, ठीक है, यानी कि वो टाइम फॉर विच डायोड में इज नियर इक्वल टू टी बाई 2। The time for which the diode remain off, वो टाइम के जिसके लिए डायोड ऑफ रहता है, remains off, is nearly equal to t by 2, वो t by 2 के बराबर है। तो इस टाइम के दरमियान ड्यूरिंग दिस टाइम कैपेसिटर supplies energy to the diode। तो इस टाइम में यानी कि ये वो टाइम है कि जब डायोड ऑफ होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा होता है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा होता है तो वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा होता है डायोड को। अब आप कहें कि ये टाइम जो है ये T2 है, लेट दिस टाइम इज T2, ये वाला, लेट दिस टाइम इज T2, ये टाइम T2 है। तो ड्यूरिंग टाइम T2 यानी कि दैट इज T by 2, ड्यूरिंग टाइम T2 दैट इज T by 2, यानी कि जो T/2 के बराबर है जिसको हमने T2 कहा है, T2 को हमने T by 2 के बराबर लिया। तो कैपेसिटर जो है इसमें क्या करता है, द कैपेसिटर पुशेस, कैपेसिटर पुश करता है करंट आईडीसी को थ्रू द लोड।
ठीक है जी, यानी कि इस T2 टाइम में जब ऑफ है तो कैपेसिटर चूँकि का डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो ये कोशिश करता है कि जो आईडीसी करंट है वो लोड में से गुजरे, तो लिहाजा जो चार्ज होता है कैपेसिटर में इस टाइम के दौरान, ठीक है, वो हम किस तरह राइट डाउन करेंगे। Hence the charge in the capacitor voltage, अब जो चार्ज है हमारे पास ड्यूरिंग दिस टाइम कैपेसिटर वोल्टेज के अंदर इज गिवन बाय, वो हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V gamma इज इक्वल टू IDC T2 डिवाइडेड बाय C, तो इसके बराबर होगा। अब ये आपको इस बात का पता है कि हमारे पास जो रिलेशंस हैं, यानी कि ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, आप देखें कि हमारे पास जो V गैमा IDC टू T2 ओवर C के बराबर है, तो नाउ यू कैन सी कि Q जो होता है वो CV के बराबर होता है और I जो है वो Q ओवर T के करंट जो है बराबर होती है, यानी कि Q जो है वो I T के बराबर होती है, V जो है वो Q ओवर C के बराबर होता है। तो Q जो है फिर हमारे पास यहाँ पर Q जो है यानी कि Q, ये वाला Q जो है ये हमारे पास IDC T2 के बराबर होगा, यानी कि Q IDC T/2, क्योंकि T2 जो है वो T/2 के बराबर है, T2 जो है वो T/2 के बराबर है। तो Q जो है वो IDC T/2 के बराबर है, ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू है V गैमा की, फिर वो IDC, ठीक है, ये इसके अंदर हम पुट कर दें, ये V इज इक्वल टू Q ओवर C के अंदर यही V गैमा है एक्चुअली हमारे पास, इसके अंदर सब्सिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास V गैमा IDC T2 बाई C के बराबर आ जाएगा। और इसमें अगर T2 की वैल्यू रख दें तो IDC T2 की जगह T/2C के बराबर ही आ जाएगा। नाउ जो आपके पास T/2 है, ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो F जो होता है वो 1/T के बराबर होता है। तो अगर हम कहें कि जो T2 है हमारे पास वो 1/F के बराबर है, T2 इज इक्वल टू 1/F, और T2 T/2 1/F के बराबर है। तो T/2 अगर 1/F के बराबर है, ठीक है जी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है T2 T/2 1F, ठीक है, T/2 1F, उसको यहाँ पर आप सब्सिट्यूट करें तो ये IDC 2F के बराबर आ जाएगा। IDC
C2F के बराबर जो है ये वैल्यू निकल आएगी। यानी कि IDC2FC वी गैमा जो है हमारे पास वी गैमा IDC2FC के बराबर निकल आई है। और ये हमारे पास हमने दो इक्वेशन है, इसको हम कह देते हैं कि दैट इज इक्वेशन नंबर सी। ये है कोई हमारे पास इक्वेशन नंबर सी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है सप्लाई लाइन की और सी जो है वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की। Here F is the frequency of supply line and C is the capacitance of capacitor और सी जो है वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की जो आपने ये रिपल सर्किट के अंदर लगाया हुआ है। तो अब जो इक्वेशन बी है हमारे पास, तो वी आर एम एस की वैल्यू आपने निकाली हुई है। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी गैमा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अंडर रूट। इसके अंदर वी गैमा की वैल्यू रख दें तो 1/2 अंडर रूट इक्वेशन सी से ये जो हमारे पास वी गैमा की वैल्यू है तो ये आ जाएगा IDC2FC। ये VRMS की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो इसको आप VRMS की वैल्यू को लिख सकते हैं ये VRMS की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू IDC4 अंडर रूट FC के बराबर आ जाएगी। अब जो रिपल फैक्टर है, नाउ द रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज, अब जो रिपल फैक्टर है आपके पास उसको जो हम डिफाइन करते हैं वो हम कहते हैं कि गैमा VRMS ओवर VDC के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/VDC इंटू VRMS कितना है IDC डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट FC। तो ये गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नो अब हम इसको मज़ीद जो है वो सिंपलीफाई इसको करेंगे। तो ये जो IDC हमारे पास वैल्यू आ गई गैमा की, तो इसको हम लिख सकते हैं कि गैमा इज इक्वल टू IDC डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3 VDC CF। तो अब जो आपके पास ओहम लॉ है वो कहता है कि जो RL है लोड वो बराबर होता है VDC ओवर IDC के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि IDC ओवर VDC जो है ये RL से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैमा हमारे पास आ जाएगा 1/4 अंडर रूट 3 RLCF। ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी RLCF। अब ये गैमा जो है ये हमारे पास निकलता है 0.144।
ठीक है जी। इस गैमा की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाती है 0.144 0.144 डिवाइडेड बाय FCRL। अब ये शो कह रहा है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये शो कर रहा है कि गैमा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/RL के। तो ये शो करता है कि जो रिपल फैक्टर है वो वेरी कर रहा है इनवर्सली विद द रोल रेजिस्टेंस, ठीक है, और गैमा इनवर्सली विद सी और गैमा इनवर्सली विद एफ। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता है कि जो रिपल फैक्टर है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है लोड रेजिस्टेंस, फिल्टर कैपेसिटर और पावर लाइन फ्रिक्वेंसी से, यानी कि जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है। तो इसको आप इक्वेशन डी कह दें। सो इक्वेशन डी शोज दैट द रिपल फैक्टर गैमा varies inversely with frequency of input, capacitance of filter capacitor and load resistance। यानी कि इससे ये वेरी कर रहा है, यहाँ से क्लियर हमें नज़र आ रहा है। अब उसके बाद जो लोड रेगुलेशन है कि लोड को आप किस तरह रेगुलराइज करते हैं इस केस के अंदर, वो लोड रेगुलेशन जो है उसको भी हम ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसकी फिगर जो है उसको भी यानी कि जो ग्राफ है उसको भी ड्रा करके देखेंगे। तो अब हमने देखना है लोड रेगुलेशन। ये तो गैमा तो आपने निकाल लिया कैपेसिटर फिल्टर के लिए। लोड रेगुलेशन, तो जो लोड रेगुलेशन है इन दिस केस इज गिवन बाय, इसकी वैल्यू जो है इस केस के लिए वो हमारे पास आ जाएगी वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस वी गैमा बाई 2। ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन सी थी वहाँ से अगर हम वी गैमा की वैल्यू पुट करें, पुट वी गैमा फ्रॉम इक्वेशन सी से वी गैमा की वैल्यू पुट करें तो वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस दैट इज इक्वल टू 1/2 आई डी सी डिवाइडेड बाई 2FC, इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने वी गैमा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप इसको सिंपलीफाई करें आप, तो ये आ जाएगा वी डी सी दैट इज इक्वल टू वी एम माइनस आई डी सी डिवाइडेड बाई 4FC। तो इसको हम लिख सकते हैं वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस, अब यहाँ से अगर मैं आई डी सी की वैल्यू निकालूँ हमजला से, तो आई डी सी
की वैल्यू हम ला से वी डी सी ओवर आर एल के बराबर होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू वी डी सी 4FCRL। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी वी डी सी की, वी एम माइनस वी डी सी 4RL। अब आप वी डी सी वाली टर्में जो हैं उनको अलहदा कर लें, तो वी एम इज इक्वल टू वी डी सी प्लस वी डी सी डिवाइडेड बाई 4FCRL। फिर आ जाएगा यहाँ से वी एम जो है वी डी सी को कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 4FCRL के बराबर जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्या देते हैं, यहाँ से आप वी डी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वी डी सी की वैल्यू वी एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 4FCRL, दैट इज इक्वेशन नंबर ई। इसको आप इक्वेशन नंबर ई का नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन जो है ये FCRL, ठीक है, उसको इन्वॉल्व कर रही है, और ये इक्वेशन जो है इसको अगर हम ड्रा करें, प्लॉट करें नीचे इस इक्वेशन को, ठीक है, ये जो इक्वेशन ई हमारे पास आ गई है, अब इसको ज़रा हम प्लॉट करके इस इक्वेशन को देखते हैं, इस लोड रेगुलेशन को डिस्क्राइब करने के। तो द इक्वेशन E involves the factor FCRL। इसके अंदर ये फैक्टर FCRL जो है वो आ रहा है, एंड दिस इक्वेशन इज प्लेस्ड इन फिगर C बिलो, एंड दिस इक्वेशन is placed in figure B below। अब इसमें हम वो दूसरी फिगर जो है वो बुलाएंगे, तो इट शोज, ये शो करती है दैट नो लोड, कि कोई लोड नहीं है अगर, ठीक है, यानी कि दैट इज RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर RL जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है तो VDC, यानी कि RL को इन्फिनिटी पुट करें इस इक्वेशन ई में, तो VM 1 प्लस 1 ओवर 4FC इंटू इन्फिनिटी, तो VDC जो है ये क्या हो गया, VM 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो VDC VM 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो VDC जो है वो VM के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि VDC जो है वो फॉल करेगा अगर RL जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम द इन्फिनिटी। इट मीन्स VDC falls if RL, अगर RL जो है decreases from infinity, अगर RL जो है वो इन्फिनिटी से डिक्रीज करता है, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो फिर VDC जो है वो किसके बराबर है, वो VM के
बराबर है। तो अब मुझे ज़रा यहाँ पर ये फिगर ड्रा करनी पड़ेगी, ये जो फिगर बी है इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखें कि ये फिगर जो है हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पर इस तरफ है CRLF और इस तरफ है VDC/VM। ये इनके दरमियान जो है ये ग्राफ प्लाट किया गया और ये मैं इसका फ्रेम बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ कुछ जो है वो इस तरह आ रहा है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ जो है ये आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पर आप इसको कहें कि ये 6 है, इधर से यहाँ से जहाँ से ये ग्राफ जो है वो शुरू है, इसको कहते हैं ये 7 है, ठीक है। इधर आकर फिर यहाँ से एक लाइन खींचे इधर तक, ये 8 है, ठीक है जी। और एक लाइन इधर से 7 से इधर तक खींच दें, ठीक है जी। एक लाइन 8 से जा रही है, एक 7 से जा रही है, एक लाइन यहाँ पर इधर से आ जाएगी जो हमारे पास 9 से जा रही है। तो इसके कारस्पॉन्डिंग 0.01 है, इससे अगला 0.02 है, इससे अगला 0.03 है और इससे ऊपर वाला 0.04 है। ये हमारे पास जो है 10 यहाँ पर वैल्यू है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ये अब जो चीज़ नीचे आ रही है ये रिपल है, दिस इज रिपल। और ये जो ऊपर जा रहा है ये VDC/VM का ग्राफ है। तो ये जो फिगर है इससे हम दे सकते हैं कि CRLF अगर ग्रेटर देन 5 है, यानी कि आप यहाँ से इसको शुरू करें तो 0.5, 1, 2, 5, 10 और इधर आके ये 20, उसके बाद यहाँ पर 100 और फिर इस जगह पर 500। इनको आप मिला सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ग्राफ जो है ये आपके पास बन रहा है। अब फ्रॉम इसको आप कह दें कि दैट इज़ फिगर बी। फ्रॉम दिस अबव फिगर, अब अगर आप इस फिगर को देखें तो अगर CRLF इज़ ग्रेटर देन 5 है, अगर वो 5 से बड़ा है, इज़ नीडेड फॉर रिपल लेस देन, इज़ नीडेड फॉर रिपल लेस देन। तो इसके लिए फिर जो रिपल है उसको लेस देन होना चाहिए 0.03 से। ये
इस 0.03 से अगर ये 5 से CRLF जो है वो 5 से अगर बड़ा है, ठीक है जी, यानी कि यहाँ इसको फिर 3% जो है वो होना चाहिए विद तो अब जो ये CRLF ग्रेटर देन 5 है तो इसके लिए DC वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन 0.95 वोल्ट। तो इसके लिए जो फिर VDC वोल्टेज है इस तरफ जो ये जो VDC वोल्टेज है 0.95 से जो है वो बड़ा होगा। ये 0.6 है, ये 0.7 है, ये 0.8 है, ये 0.9 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 है, सॉरी। तो अगर इफ CRLF इज ग्रेटर देन 5, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो देन तो फिर हमारे पास जो वोल्टेज है देन वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन तो फिर वोल्टेज जो है उसको ग्रेटर देन होना चाहिए 0.95 VM से। अब ये जो अपर प्लेटो है ये इस वोल्टेज रेशो कर्व का, नाउ on this upper प्लेटो, ये जो अपर हमारे पास प्लेटो है ऑफ द वोल्टेज रेशो कर्व, ये कर्व ये रेशो आपने किसके दरमियान ली हुई है, VDC और VM के दरमियान, और नीचे इसके साथ प्लाट किया CRLF से कि इसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू CRLF, ठीक है। तो जो वैल्यू RL की चेंज कंसिडरेबली, ठीक है। तो जो RL की वैल्यू जो है वो फिर क्या होगी, फिर चेंज होगी कंसिडरेबली, और जो DC है वो रिमेन रहेगा 90%। अपर प्लेटो जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर, ये वाला जो पार्ट है ये 0.95 उसके अंदर ऊपर वाले में आ रहा है ना। तो जो अपर प्लेटो है इसका द वैल्यू ऑफ RL, तो जो वैल्यू RL की विल चेंज कंसिडरेबली, यानी कितनी चेंज होगी कि हम उसको कंसिडर करेंगे कि भाई हाँ वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो जो DC है यहाँ पर द DC, अब DC जो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, तो DC वोल्टेज जो इस जगह पर है ये हमारे पास कितनी रहेगी, या DC जो है द DC रिमेन्स एट 90%, तो DC जो है वो हमारे पास 90% पे रहेगी। तो अब ये जो हमारे पास फिल्टर सर्किट है ये क्या कह देगा, ये फिल्टर सर्किट के जो है ये आपको एक कांस्टेंट DC, ठीक है जी, इस फिल्टर सर्किट से आपको एक कांस्टेंट DC जो है वो मिलेगी फॉर वेरिंग लोड्स,
यानी कि जब आप लोड को वेरी करेंगे तो आपको उसके लिए कांस्टेंट dt वोल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, 10 द फिल्टर विल गिव, लिहाजा फिल्टर जो है वो क्या करेगा, वो देगा एक कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फॉर वेरिंग लोड्स, यानी कि मुख्तलिफ जो लोड रेजिस्टेंस है उनके लिए ये जो आपके पास फिल्टर है वो देगा। तो इसका मतलब है कि जो डीसी की वैल्यू है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जो है जब वो फिल्टर से गुजरेगी तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे बेशक आप जो है वो रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज करते रहें। यानी कि जो लोड के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अंदर आप बेशक चेंज लेते हैं तो, लेकिन आपको जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो वोल्टेज की मिलेगी। तो ये जो ग्राफ हमने डिज़ाइन किया वी डी सी और वी एम और उसको सी आर एफ आल के दरमियान हमने किया, तो कर्व ये शो करता है कि जो वेरिएशन है रिपल्स की वो डिज़ाइंड है किसके साथ, फैक्टर एफ सी आर के साथ। ठीक है, यानी कि रिपल जो है वो वेरी करता है इस फैक्टर एफ सी आर के साथ, यानी कि रिपल के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो इस फैक्टर एफ सी आर के साथ जो है वो आ रही है। तो देखें आपके ये जो हमारे पास फैक्टर है सी आर एल एफ जो है, ये सी आर एल एफ जो है इसकी वजह से जो रिपल है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। वो आप देख सकते हैं पीछे इक्वेशन के अंदर भी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फिगर जो है हमारे पास फिर बी है, ये क्या है, बेसिकली शो कर रही है वेरिएशन ऑफ रिपल विद सी आर एल एफ। ये जो वेरिएशन है रिपल की सी आर एल एफ के साथ, उसके साथ इसको ये शो कर रही है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो रिपल है ये मैक्सिमम होता है एट फुल लोड करंट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ इस स्पीकर को। तो द रिपल will be maximum at full load current, यानी कि जब फुल करंट गुजर रही होती है लोड के अंदर से, यानी कि जब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस वक़्त मैक्सिमम रिपल जब वो मैक्सिमम होता है फुल लोड का और मिनिमम होता है एट लोड रेजिस्टेंस। और मिनिमम एट लोड रेजिस्टेंस, और मिनिमम होता है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आर एल वी डी सी ओवर आई डी सी। ठीक है, जब फुल लोड करंट गुजर रही होती है तो उस वक्त ये मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन मिनिमम होता है किसके ऊपर, लोड रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी कि जब लोड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है तो मिनिमम हो जाती है, लेकिन जब लोड करंट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ। अब मैं आपको आगे मैंने पाई फिल्टर कराना है, तो उससे पहले मैं जो है वो आपको एक इसके अंदर करवाऊँगा कैपेसिटर फिल्टर विद हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद फिर पाई फिल्टर,
और जो दूसरा है हमारे पास फ़िल्टर, पाई फ़िल्टर पे आएंगे और फिर उसके बाद एक और फ़िल्टर है पाई आर फ़िल्टर, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।